क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि बेटा सेंड करें, इसके बाद हम फिर डिफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। हरिया बेटा जल्दी से आ जाए। अब आप आज क्वेश्चंस करेंगे और मैं सिर्फ देखूंगा आपको। जी आबान बेटा, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 से मिल गई वर्कशीट बेटा? ऑनलाइन वाले बेटा जरा जल्दी से आए ना। हरियप हरियप हरियप। और मैं दोबारा शेयर करूं बेटा, जरा चेक कर ले मिल गई है सबको, सबके पास आ गई? और हुसैन बेटा एंड में बताता हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। 1 से स्टार्ट करें बेटा। अब आइडिया हो चुका है, सिंपल वाले भी क्वेश्चन भी देखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स वाले भी देखे हुए हैं, ट्रेंड का आइडिया हो चुका है बेटा। बस थोड़ी सी और आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको एक होमवर्क शीट भी दी थी, सॉल्व की है उसे? सॉल्व की है ना? तो बेटा वो खुद भी करनी है ना। अब आप आपके मैं सारे आपको क्वेश्चंस करवा दूं, मैं आपको करवा तो दूंगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है। अब आपने की ना, जब आपने वर्कशीट की तो आपको पता चला हो कि ये तो हो ही नहीं रहा। फिर आप डिस्कस करते हैं, कोई मार्किंग स्कीम देखते हैं, कोई एक्स वाई जी को एफर्ट करते हैं, फिर पता चलता है कि हाँ फिर इंप्रूव होते हैं। तो बेटा वो काम हमने करना है। तो काइंडली बेटा खुद भी देखा करें कुछ चीजें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे है बेटा। ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड बाय टू ropes. One rope has a tension of 410 Newton at an angle of 60 degree to the horizontal. The other rope has a tension of 210 Newton at an angle of 10 degree to the horizontal. The object is in equilibrium. What is the mass of the object? इक्विलिब्रियम में अपर डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होंगी, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होंगी हमारे पास, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होंगी। तो बेटा पहले वेट निकालना पड़ेगा और वेट की हेल्प से फिर आप निकाल सकेंगे, मास निकाल सकेंगे। जरा ट्राई करें, जल्दी से जरा ट्राई करेंगे, वेट की हेल्प से निकाल सकेंगे। गुड मादिया बेटा। मरियम बेटा जरा दोबारा चेक करें और कैलकुलेटर पास रखें बेटा। यस। अब बेटा पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा, वेट से आएगा। हमें पता है वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा इसका कंपोनेंट एक ये वाला बन गया, क्या बनेगा? 210 cos 10। एक ऊपर जाएगा कंपोनेंट जो बनेगा 210 sin 10। तो एक ये बेटा अपवर्ड कंपोनेंट आ गया हमारे पास, ये अपवर्ड फोर्स आ गई हमारे पास। गुड उस्मान बेटा। और सेकंड इसके भी कंपोनेंट्स कराएं, ये हो जाएगा 410 cos 60 टू द लेफ्ट और 410 sin 60। तो बेटा दोनों आ गए, दोनों मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। तो बेसिकली दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो डाउनवर्ड फोर्सेस दे शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड अपवर्ड इक्वल होनी चाहिए, डाउनवर्ड अपवर्ड इक्वल होनी चाहिए बेटा। सो डाउनवर्ड फोर्सेस दे शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड कौन है? सिर्फ एक ही है, वेट है। अपवर्ड कौन कौन है? 410 sin 60 +210 sin 10। मुझे बताएं क्या आ रहा है? 410 sin 60 +210 sin 10 वेट आ जाएगा, वेट से मैथ निकालेंगे। मायदा बेटा जरा दोबारा चेक करना। गुड बिलाल बेटा। 391.5 न्यूटन। जरा चेक कर लेना बेटा, पूरी कैलकुलेशन वगैरह करके ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा। मिशकात बेटा मैं शेयर कर देता, चेक कर लें। हाँ गुड मरियम बेटा। जी 391.5 आ रहा है अली, आ रहा है ये आंसर। अब हमें ये वेट चाहिए था, नहीं मैथ चाहिए। तो वेट से मैथ में कैसे जाते हैं बेटा? W इज इक्वल टू एम जी लगाएं, वेट 391.5 है, डिवाइडेड बाय 9.81 करें बेटा, मैथ आएगा क्या आएगा? 39.9 आ रहा है। ये देखें बेटा, जो लोग गलत आंसर कर रहे हैं 39.9 के जी आ रहा है, तो इट शुड बी 40 के जी। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ए होना चाहिए। सी कैसे आ रहा है? बहुत सारे लोग सी कह रहे हैं। अच्छा आप लोग सी कह रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं ना? वेट नहीं निकालना बेटा, मैथ्स निकालना है, जो लोग सी कह रहे हैं। देखें क्वेश्चन ध्यान से, मैथ्स की बात कर रहे हैं ना। मैथ्स पहले वेट आ गया, वेट तो आंसर नहीं है ना, मैथ्स निकालें आप। तो वेट को मैथ्स में भी कन्वर्ट करें ना, इस वजह से आप लोगों का सी आ रहा है। और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करें, मैंने कल भी आपको बताया, बेशक अंडरलाइन हाईलाइट कर लिया करें, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। अभी तो कोई मसला नहीं है, बेशक एक एमसीक्यू में 10-15 मिनट्स लग रहे हैं, हाफ एन आवर लग रहा है, लगाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए बेटा। अब ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। A box of length 12 centimeter and weight 0.43 Newton is placed on a horizontal table with the greater part of its length
ओवरहैंगिंग द एज ऑफ द टेबल। तो बॉक्स का ज्यादा पार्ट जो है ना वो आउटर साइड पे, टेबल में पार्ट कम ही है। द एज ऑफ द टेबल एक्ट्स एज अ पिवट। ये एज ऑफ द टेबल जो है ये पिवट है। पिवट पॉइंट भी हाईलाइट कर लेते हैं जरा हम, ये पिवट है हमारे पास। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉक्स इज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉक्स इज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। इसका क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉक्स इज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। इसका क्या मतलब है? ज्योमेट्रिक सेंटर कौन सा होता है? सेंटर, ऑब्वियसली बेटा ज्योमेट्रिक सेंटर ये होता है कि जहां पे सारी लाइन मीट कर रही होती हैं, ये दिस पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास होता है बेसिकली, दैट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉक्स। यहां पे लेबल कर लें, ये ज्योमेट्रिक सेंटर आ गया बिल्कुल मिडिल में। दिस इज ज्योमेट्रिक सेंटर राइट इन द मिडिल। To balance the box, a uniform sphere of diameter 2.4 centimeters is placed. A uniform sphere of diameter 2.4 centimeter placed inside the box. तो हमने एक बॉक्स के अंदर सफेयर प्लेस किया ताकि बैलेंस किया जा सके, अदरवाइज नीचे गिर जाएगा ना, यहाँ पे मोमेंट ज्यादा है। Touching one end as shown. Assume that the forces acting on the box are in the plane of the diagram. What is the minimum mass of the sphere that is needed to maintain the system in equilibrium? हमने स्फीयर का मास निकालना है विच इज रिक्वायर्ड टू कीप दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मास तो पहले नहीं आएगा, पहले निकालेंगे वेट। वेट से निकाल के फिर मास में कन्वर्ट करेंगे। यस, पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे, फिर उससे हम निकालेंगे बेटा जी वो वेट। ओके, तो बेटा पिवट ये है, पिवट भी लेबल करें। स्फीयर का सेंटर यहां पे है बेटा, इसका वेट यहां लग रहा है, और ये बॉक्स का वेट है, लेबल कर लें, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताएं इन दोनों फोर्सेस में से क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, स्फीयर या बॉक्स? स्फीयर, यस, स्फीयर इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज। ऐसे ये पिवट है ना, ऐसे टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज है। तो स्फीयर का वेट हमें नहीं पता, इसका डिस्टेंस पिवट से कितना है, जूम इन करें जरा। 2.4 किधर से है? फिर गलत करते हैं ना, 2.4 तो पूरे स्फीयर का डायमीटर है। ये पिवट है, इतना सा डिस्टेंस बेटा चाहिए मिडल से। तो ये ध्यान रखें ना, ये बार बार बेसिकली देखने, यही काम हमारे से करवा रहे हैं कि हमें डिस्टेंस सही देखना आ जाए। तो ये क्या बनता है, 1.2 है। सफेयर के सेंटर से पिवट तक लेंगे ना, पूरा सफेयर का थोड़ी लेना हमने। तो 1.2 सेंटीमीटर सफेयर के सेंटर से पिवट तक 1.2 सेंटीमीटर। और दूसरी फोर्स है एंटी क्लॉकवाइज, जो है वेट ऑफ द ब्लॉक, जो में दिया हुआ है 0.53, ऊपर दिया हुआ है 0.53, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम द पिवट। अब ये ध्यान करना इस पे, डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम द पिवट ये है बेटा। अब ये डिस्टेंस, गुड, वेरी गुड, ये डिस्टेंस है, देखें ये डिस्टेंस है बेटा टोटल पूरे का पूरा 6, हाफ से एंड तक 6 है, पूरे बॉक्स का 12 है। क्या हमें ये 6 लेना चाहिए? नहीं, पिवट तो यहां पे है बेटा, तो इसमें से कितना निकल जाएगा? 6 में से 2.4 निकल जाएगा बेटा। तो 6 माइनस 2.4, 6 माइनस 2.4 बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 6 माइनस 2.4, 3.6। तो 3.6 आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। गुड रायन बेटा, गुड बिलाल, यस। तो ये आ गया बेटा 3 पॉइंट कितना, 3.6। अब वेट बताएं पहले, वेट कितना आ रहा है? वेट बताएं, वेट कितना आ रहा है? पहले वेट बताएं ना, फिर मास निकालते हैं। 1.29 आप कह रहे हैं न्यूटन, और W इज इक्वल टू mg लगा के मास निकाले 1.29। मास नहीं पता, ग्रेविटी 9.81 है। 1.29 डिवाइडेड बाय 9.81, 0.131 kg. So B is the right answer. Yes, B is the right answer. Good Rafid beta, good Maida.
गुड मिशकात बेटा, गुड उस्मान। बी आंसर है। तो बेटा यही तो मैं आपको स्टार्ट से दिखा रहा हूं कि डिस्टेंस ध्यान से देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्टेंस में ही कंफ्यूज करेगा आपको। मल्टीपल डिस्टेंस दिए होंगे, आप कंफ्यूज होकर गलत डिस्टेंस ले लेते हैं। पिवट मार्क किया करें, पिवट हाईलाइट किया करें। डिस्टेंस शुड बी फ्रॉम द पिवट, परपेंडिकुलर फोर्स होनी चाहिए। डिस्टेंस शुड बी फ्रॉम द पिवट। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अली बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A box in the shape of a cube falls from a ship into the sea. The box lands with its lower face level with the surface of the sea. Lower face level with the surface of the sea. The box begins to sink, becomes totally submerged and then sinks deeper into the sea. पूरा डिप हो गया बॉक्स। पहले आया, हिट किया सरफेस के साथ, फिर पूरा डिप हो गया। As the box sinks, its lower face is always parallel to the surface of the sea. मतलब बिल्कुल सीधा सीधा नीचे जा रहा है। लोअर फेस जो है पैरेलल है सरफेस सी, तो नीचे बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है। Which graph best represent the variation of upthrust acting on the box with the depth of its lower face below the surface of the sea? बॉक्स पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, वी ऑल नो दैट। अपथ्रस्ट फोर्स का ग्राफ कैसा होगा डेप्थ के साथ? सो यू आर सेइंग कि जिस तरह डेप्थ इंक्रीज करेगी अपथ्रस्ट फोर्स इंक्रीज करेगी। ओके जब तक जल चली जा रहा है, एंड तक का बताएं। मतलब स्टार्ट हुआ जब सरफेस के साथ था, डिप हो गया पूरा, और अंदर डेप्थ में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ग्राफ कैसा होगा? गुड उस्मान बेटा। गुड माहिदा बेटा। गुड बिलाल जी। बेटा ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाते हुए बात बताई थी कि जब पूरा डिप हो जाता है ना, मैंने बताई थी ना बात, पूरा डिप हो जाता है तो वो जो हाइट है ना बॉक्स की, वो तो उतनी ही रहती है। तो बेसिकली अपथरस किसकी वजह से है? उस डिफरेंस की वजह से है ना। वो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है टॉप और बॉटम में, वो डिफरेंस तो थ्रू आउट जितना मर्जी है सिंक हो जाए, डिफरेंस थ्रू आउट सेम ही रहता है। तो स्टार्ट में जब पूरा डिप नहीं हुआ था, अब थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज होगी। थोड़ा डिप हुआ, थोड़ा और ज्यादा डिप हुआ, थोड़ा और ज्यादा डिप हुआ, अब थ्रस्ट ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है। लेकिन जब पूरा सबमर्ज हो गया, उसके बाद अब थ्रस्ट फोर्स कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि आपके पास जो बॉक्स का डिफरेंस आ रहा है ना, हाइट का जो डिफरेंस आ रहा है, वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा बेटा। इतना डिफरेंस है। और ये बॉक्स यहां पहुंच गया तब भी इतना ही डिफरेंस, बॉक्स यहां पहुंच गया तब भी इतना ही डिफरेंस है। बिकॉज अब थ्रस्ट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। अब थ्रस्ट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस उतना ही, टॉप पे और बॉटम में प्रेशर का डिफरेंस उस हाइट की वजह से आ रहा है, वो तो उतना ही है बेटा। तो इसका आंसर, अब थ्रस्ट इंक्रीज करेगी जब तक वो कंप्लीटली डिप नहीं हो जाता। जब कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा लिक्विड में, फिर ओवरऑल चाहे जितने मर्जी डेप्थ में चला जाए, अब थ्रस्ट आपकी कॉन्टिन्यूस। ये इसका आंसर है सी। ये वाला ग्राफ तब होगा बेटा, ये वाला इधर देखें, ये वाला ग्राफ तब होगा जब अभी सी के अंदर जा रहा है, अभी कंप्लीटली सबमर्ज नहीं हुआ, अब थोड़ा ज्यादा हो रही है क्योंकि हाइट अभी ज्यादा होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। ये वाला ग्राफ तब होगा जब कंप्लीटली सबमर्ज हुआ हुआ है। और ये ग्राफ है दोनों का कॉम्बिनेशन, कि आपने ऊपर से ऐड किया, ऊपर से बॉक्स को प्लेस किया, अब बॉक्स इजीली समर्ज कर रहा है, फिर पूरा समर्ज कर गया। तो पहले अब थोड़ा ज्यादा हो रही है, फिर अब थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगी थ्रू आउट। तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अपथ्रस्ट की वजह से रिजल्टेंट फोर्स इज बेसिकली द अपथ्रस्ट फोर्स, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो वेट माइनस अपथ्रस्ट, वेट माइनस द वेट माइनस द अपवर्ड फोर्स, वही अपथ्रस्ट होती है। और स्टार्ट में आपके पास मिशकात बेटा यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है फोर्स, क्योंकि आपकी हाइट के साथ फोर्स का जो रिलेशन है वो यूनिफॉर्म है ना। तो रो जी एच होता है प्रेशर, प्रेशर यूनिफॉर्मली प्रेशर का हाइट के साथ है, और प्रेशर का फिर फोर्स के साथ भी डायरेक्ट है। प्रेशर का डेप्थ के साथ डायरेक्ट है, और प्रेशर का फोर्स के साथ डायरेक्ट है। तो फोर्स का हाइट के साथ डेप्थ के साथ भी क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया।
तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए बेटा, बताता हूँ। द डायग्राम शोज टू ब्लॉक्स एक्स एंड वाई, टू ब्लॉक्स एक्स एंड वाई। Block X has sides of length A and A. When block X is placed in a liquid or density row with a shaded face level with the liquid surface, it experiences an upthrust. Okay, block X को place किया, upthrust कितनी लग रही है? U लग रही है। Block Y has horizontal sides of length A to A, height 1 by 2A. तो इसकी side different है, 2A, 1 by 2A and A. Block Y is placed in a liquid of density 2 rho, double density as compared to block X. Also with a shaded face level with the liquid surface. What is the upthrust on block Y? निकालें बेटा, अपथरस ब्लॉक वाई पे कितनी है? ब्लॉक एक्स पे यू है, ब्लॉक वाई पे डबल हो गई, हाफ हो गई, सेम है, 4 टाइम्स है, बतानी है आपने। जल्दी से देखे, फॉर्मूला आपके सामने है। हुरमत बेटा, अपथरस जो होती है ना, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, टॉप और बॉटम। और वो प्रेशर डिफरेंस इस हाइट की वजह से होता है। ये पूरा बॉक्स डिप हो गया ना, तो ये हाइट क्या होगी अब आपकी? ये तो चेंज नहीं हो रही। जब आधा डिप हुआ हुआ था, आधा डिप हुआ हुआ था तो हाइट डिफरेंट थी। पूरा डिप हो गया तो अब हाइट एक ही रहेगी। जब ये पूरा डिप होने जा रहा है ना अभी, तो हाइट ज्यादा हो रही, ज्यादा हो रही है, तो अपसरस ज्यादा हो रही है। जब पूरा डिप हो गया लिक्विड के अंदर, तो फिर तो ये डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो ऊपर और नीचे की जो प्रेशर डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो इस हाइट की वजह से है। तो अंदर डिप होता जा रहा डिफरेंस उतना ही है। तो आपके पास अपसरस फोर्स तो सेम ही रहेगी। गुड उस्मान बेटा। बेटा फॉर्मूला यूज करें ना, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें। आपको लेंथ विड्थ और हाइट दी हुई है, देखिए उससे वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, और डेंसिटी आपके सामने लिखी हुई है, जी तो चेंज नहीं होता। अब सर निकालने का फॉर्मूला क्या है, जरा मुझे बताएं जल्दी से। तो रो जी वी लगाए ना, क्या सोच रहे हैं? रो जी वी, रो उसने क्या किया, डबल कर दी। जी तो सेम ही है। वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा वो तो निकालें आप। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2A इंटू 1/2A। तो ये आ गया ए क्यू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम में क्या था? ए क्यू। इसका वॉल्यूम में क्या है? ए क्यू। तो वॉल्यूम ए क्यू है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ दोनों का। इसका वॉल्यूम भी ए क्यू है, इसका वॉल्यूम भी ए क्यू है। फिर क्या चीज चेंज हुई है? डेंसिटी डबल हुई है। तो डेंसिटी जब बेटा डबल हो गई तो आप थ्रस्ट भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो इसमें क्या सोचने की बात है? सी इज द राइट आंसर। और तो कुछ चेंज नहीं हुआ बेटा। आपके अपसर्स फोर डिपेंड करती है रो जी वी पे। जी कांस्टेंट है। वॉल्यूम निकाला, ब्लॉक एक्स का भी ए क्यू आ रहा है, ब्लॉक वाई का भी ए क्यू आ रहा है, ये देखिए ए क्यू आ रहा है। दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, दोनों की जी की वैल्यू भी सेम है। सिर्फ इसकी डेंसिटी डबल है, ब्लॉक वाई की डेंसिटी डबल है। तो डेंसिटी डबल है तो अपथ्रस्ट डबल है। एक फैक्टर चेंज हुआ, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट डबल है, सॉरी डेंसिटी डबल है, अपथ्रस्ट डबल है, तो डेंसिटी चेंज हुई है आपकी, जिसकी वजह से अपथ्रस्ट चेंज हो गया। तो फॉर्मूला ही बेटा आपको रिलेशन बता सकता है ना, आपने खुद से गेस तो नहीं करना, फॉर्मूला में देखे कौन सी चीज डबल हुई है, कौन सी हाफ हुई है। सो यस, 4C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने लास्ट वर्कशीट में किया था, जिसमें ये वाला डिस्टेंस गिवन नहीं था। क्या लिया था हमने इसे? एक्स लिया था, याद? उसी तरह क्वेश्चन है माइदा बेटा, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने डिस्टेंस एक्स लिया हुआ था। इधर दिया हुआ है क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो गया था। जरा सॉल्व करें बेटा, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। वी नीड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट एक्स। कौन सी फोर्स का मोमेंट चाहिए? टेंशन फोर्स इज 15 न्यूटन। टेंशन का मोमेंट चाहिए बेटा, टेंशन का मोमेंट चाहिए। हाँ गुड उस्मान बेटा। गुड बिलाल बेटा, बिल्कुल सही है।
जी बाकी बेटा करें, बाकी क्या देख रहे हैं, जल्दी करें। रिजॉल्व करना है बेटा, मोमेंट निकालना है, दैट्स इट। तो आपने सिर्फ टेंशन फोर्स की वजह से मोमेंट फाइंड आउट करना, आपने कोई रिजल्टेंट मोमेंट नहीं निकालना। कि आप कहेंगे सर मैंने वेट का मोमेंट भी निकालना है, मुझे अपवर्ड मोमेंट। यू जस्ट नीड द मोमेंट बिकॉज ऑफ टेंशन, दैट्स इट। रिजल्टेंट थोड़ी कह रहा है कि आप सबके मोमेंट्स निकालना शुरू कर देंगे, फिर माइनस करेंगे या ऐड करेंगे। गुड अरम बेटा, वेरी गुड। गुड ईशल बेटा। गुड मरियम। गुड माध्या बेटा। जी सबसे पहले बेटा मोमेंट कंडीशन क्या है? फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस शुड बी फ्रॉम द पिवट। ये दो कंडीशन फुलफिल होती है, काम हो गया हमारा। रिजॉल्व कर लें तो 15 sin 30। और ये कौन सा मोमेंट है? क्लॉक एंटी क्लॉक? क्योंकि ये पिवट है एक्स, तो ऐसे जा रहा है बेटा, तो एंटी क्लॉक है। तो मोमेंट देख ले क्या आएगा। फोर्स इज 15 sin 30 एंड डिस्टेंस ऑन द पिवट इज 0.40 and the answer is 3.0 Newton meter. Very straightforward. A is the right answer. Good मायदा बेटा। आगे चलें बेटा। What is meant by the center of gravity of an object? कितनी बार डिफाइन कर चुके हैं, बड़ी कॉमन डेफिनेशन। क्या कितनी बार लिखा है, क्या लिखा था हमने? ऑल मास क्यों लिख रहे हैं? ऑल मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है, ग्रेविटी मास नहीं है, मास मेंशन नहीं करनी। यस, वेट की बात करनी है। द पॉइंट एट विच, या द पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू इट, या द पॉइंट एट विच द होल वेट seems to act, that is your center of gravity। mass की बात नहीं करनी। the point, they are located at the same point first of all, but हमने ये बात की थी कि जहां पे mass होगा वहीं पे gravity act करेगी। तो they are located at the same point but you will define them differently। center of gravity और center of weight तब different होते हैं जब एक ही mass पे two gravities act कर रही हैं। वो कैसे पॉसिबल है? आप मून और अर्थ के बीच में जा खड़े हो जाए, तो फिर अर्थ की ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींचेगी और मून अपनी तरफ खींचेगा, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल मूव टुवर्ड दैट साइड जहां की फोर्स ज्यादा है। लेकिन वो ऑब्वियसली एक बड़ा आउट सिनेरियो है। तो अभी यहाँ पे तो ऑब्वियसली व्हेन वी हैव द सेम ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे आर एट द सेम पॉइंट। सो द पॉइंट एट विच whole weight, all the weight, whole weight of the body seems to act। ओके आगे चलें बेटा। A uniform beam AB is attached by a frictionless hinge to a vertical wall at end A. The beam is held so that it is horizontal by a metal wire CD as shown in figure 3.1। Beam of length 0.96, beam of length 0.96, पूरे beam की length है 0.96। Weight is 23 Newton। Block of weight W rests on the beam at a distance of 0.20 meter from end A। ये 0.20 सारे distance दिए हुए हमें। The wire is attached to the beam at point D, which is a distance of 0.40 meter from end B. The wire exerts a force on the beam of 45 Newton at an angle of 37 degree. To the horizontal, the beam is in equilibrium. Calculate the vertical component of the force exerted by the wire on the beam। Calculate the vertical component of the force exerted by the wire on the beam। Vertical component निकालें जी, ये vertical आ गया 45 sin 37। तो 45 sin 37 क्या आएगा हमारे पास? 27.1 कह रहे हैं। 45 sin 37, 45 sin 37 27 न्यूटन आ गया हमारे पास, 27 न्यूटन्स। तो 27.1 आ रहा है बेटा, इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 27 न्यूटन, टू सिग्निफिकेंट अगेन। ओके नेक्स्ट पार्ट। By taking moments about A, calculate the weight W of the block।
वेट ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। इसे हाईलाइट कर लें कि दिस इज माय पिवट, तो मुझे डिस्टेंस सारा यहां से लेना है। वन बाय वन बेटा सारी फोर्सेस पिक करनी है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करना है। यस, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment. Sum of clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment. ओके, स्टार्ट करें 23 से। क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। अब बेटा क्योंकि वेट यूनिफॉर्म बीम है, वेट बिल्कुल मिडल में होता है। पूरे बीम की लेंथ है 0.96, ये इसका हाफ बनेगा 0.96 डिवाइडेड बाय 2, क्या बनता है 0.48 बता रहे हैं, 0.48। सो क्लॉकवाइज मोमेंट इज, वेट है बीम का 23 इंटू 0.48। एक क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया बेटा 23 इंटू 0.48। आगे चलें। दिस W प्रोड्यूसिंग क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक अगेन, so it should be added W into distance from the pivot is this whole distance, 0.56 plus 0.20 is 0.76। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक एक ही जा रहा है मेरे ख्याल से। दिस इज द ओनली फोर्स 45 sin 37 which is 27। इसका डिस्टेंस कितना पिवट से 0.56। ओके, ये तो दिया हुआ डायरेक्टली। रीअरेंज बेटा, सब्जेक्ट बनाएं, देखें क्या क्या आंसर आ रहा है। वेट ऑफ द ब्लॉक क्या है, W की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। यू आर सेइंग इट इज 5.4 न्यूटन्स। 5.37 should be rounded off to 5.4। okay, good Usman, good Haja beta, good Maida, good Bilal, good Aram beta। okay beta, next पे आंसर है। The hinge exerts a force on the beam at end A। The hinge exerts a force on the beam at end A। Calculate the horizontal component of the force। horizontal component, okay, क्या कह रहा है। hinge exert force on the beam at end A। calculate the horizontal component of this force। बेटा जी ये है hinge, ये horizontal force exert कर रहा है, ये निकालनी है हमने। ये कैसे आने वाली है बेटा जी, क्योंकि दिस होल बीम इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये जो फोर्स है बेटा, इट शुड बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। यस, ये क्या है 45 साइन नहीं कॉस बेटा, 45 cos 37। तो this, the horizontal component of this force will be cancelled out by the force exerted at point A। तो 45 cos 37 आ गया। क्या आंसर आ रहा है 36 न्यूटन्स कह रहे हैं। तो बेटा जब बैलेंस्ड है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी बैलेंस्ड होंगे और वर्टिकल भी बैलेंस्ड होंगे। ठीक होगी बेटा ये बात। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द ब्लॉक इज नाउ प्लेस्ड क्लोजर टू पॉइंट डी ऑन द बीम। नाउ द ब्लॉक इज प्लेस्ड क्लोजर टू पॉइंट डी
इधर ले आए बेटा, पॉइंट डी के पास ले आए, दिस इज पॉइंट डी, यहां पे ले आए closer to point D on the beam, state whether this change will increase, decrease or have no effect on the tension in the wire. जब आप ब्लॉक को पास ले आए बेटा तो टेंशन पे क्या इफेक्ट आएगा, टेंशन इन द वायर। सबसे पहले मुझे बताएं ब्लॉक को पास लाने से होगा क्या, डिस्टेंस कम होगा, पिवट से डिस्टेंस कम हो गया, पिवट से डिस्टेंस कम होने से क्या फर्क पड़ेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट कम होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट कम होगा तो फिर इस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला क्लॉकवाइज मोमेंट कम है तो इस वायर को ऑब्वियसली कम फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, फोर्स इसे कम लगानी पड़ेगी टू कीप द होल थिंग इन इक्विलिब्रियम। तो जब आप बेटा ब्लॉक को पास ले आए, डी के पास ले आए, तो पिवट से डिस्टेंस कम, क्लॉकवाइज कम है, तो एंटी क्लॉकवाइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके लिए फोर्स वायर को 45 नहीं लगानी पड़ेगी, टेंशन इन द वायर विल, यस, state whether this change will increase, decrease, it will decrease. Tension in the wire will decrease because the clockwise moment will decrease, and to obviously keep the whole system in equilibrium, the anti-clockwise moment should decrease. Yes, Rafid beta. आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेम ही चीज है बेटा, आगे चलें, वही डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन, एक होता है वेट के लिए, एक सीम्स टू एक्ट होता है, 2 मार्क्स इस चीज के होते हैं। तो एक पॉइंट आप लिखते हैं कि वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, एक मार्क इस चीज का है, सेकंड मार्क मिलेगा सीम्स टू एक्ट का, सेकंड मार्क इज कॉन्सिडर टू एक्ट और सीम्स टू एक्ट, यह सेकंड मार्क इस चीज का होता है। ओके आगे चलें, a uniform wooden post AB of weight 45 newton stands in equilibrium on hard ground as shown in figure 2.1, and A of the vertical post is supported by the ground. A horizontal wire with tension T is attached to end B of the post. Another wire attached to the post at point C is at an angle of 60 degree to the horizontal and has a tension of 38 newtons. The distances along the post of points A, B, and C are shown in figure 2.1. Calculate the horizontal component of the force exerted on the post by the wire connected to point C. Horizontal component निकालना है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से वाला होगा, ये ऊपर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 38 cos 60, this will be 38 cos 60 and the answer is 90, 19, okay, 19 newtons, 19 newtons. Good Maida beta, good Usman, good Bilal. आगे कह रहा है बाय कॉन्सिडरिंग मोमेंट्स अबाउट एंड ए डिटरमिन द टेंशन टी, टेंशन टी फाइंड आउट करनी है, और पिवट कौन सा लेना है, ए को बेटा, ये पिवट है आपका, ए पिवट है और इसी के अबाउट आपने मोमेंट्स लेने हैं। तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, अगेन वही काम करें बेटा, थोड़ी फोर्सेस को ध्यान से लेना है, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। टी बेटा किस साइड पे जाएगा, क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक है ना, ऐसे टर्न करवाएगा तो ये एंटी क्लॉक जा रहा है बेटा, इस तरह फोर्स लगाएंगे टर्न करेगा एंटी क्लॉक। तो टी का डिस्टेंस कितना है पिवट से, ये पूरा डिस्टेंस है पिवट से 0.90 प्लस 0.30, तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है टी इंटू 1.2, टी इंटू 1.2। गुड बिलाल बेटा, गुड उस्मान, गुड मायदा बेटा, गुड अरहम, टी इंटू 1.2। इसके अलावा और कौन सी फोर्स है, 38 cos 60 which was 19, इसका डिस्टेंस कितना पिवट से 0.9, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करवा रही है फोर्स, ये क्लॉकवाइज है, यस, 38 cos 60 into distance from the pivot is 0.90.
जी जी, पूरा 19 लिख दें बेशक, एक ही बात है, 19 लिख दें, 19 2.90, एक ही बात है। ओके, ये फोर्स तो रहेगी बेटा 45 वाली। ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करी बेटा, दिस फोर्स इज एक्टिंग एट द पिवट पॉइंट। यहां पे लग रही हो, यहां पे लग रही हो, बात एक ही है, पिवट पे लग रही है। जब फोर्स पिवट पे लग रही होती है तो उसका मोमेंट होता ही नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। तो इसका मोमेंट नहीं है, बस यहीं से निकालेंगे आंसर। क्या आंसर आ रहा है? 14 कह रहे हैं, तो 14 न्यूटन। 14 न्यूटन आ गया बेटा। ओके, नेक्स्ट पे बेटा, कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स exerted on the post at end A। vertical component of the force exerted on the post at end A। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितनी लग रही है? ऑब्वियसली नीचे तो नहीं लग रही होगी ना, पोस्ट ने होल्ड करके रखा हुआ है, अपवर्ड लगा रही है फोर्स। तो यहाँ पे ये अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है वो निकालनी है। एज द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अपवर्ड फोर्सेस दे शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। डाउन कौन कौन लग रहा है? 45, ओके। 38 साइन 60, वेरी गुड। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नीचे लग रहा है बेटा। ये देखें, यहां पे मिस्टेक करते हैं। 38 साइन 60 इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, बस ये दो हैं। और ए पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है अपवर्ड्स। तो बेटा, एज अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, upward forces they are equal to downward forces। अपवर्ड तो सिर्फ आपकी फोर्स लग रही है ए वाली, जो हमें नहीं पता, जो हमने निकालनी है, इसके अलावा तो अपवर्ड है ही कोई नहीं। न्यूटन, यस, क्योंकि नहीं, रिजल्टेंट जीरो है ना, रिजल्टेंट जीरो है हमारे पास, क्योंकि बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम है। तो डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी है बेटा? 45 है, 45 है, और कौन है प्लस 38 साइन 60। तो ये देखिए बेटा, आंसर क्या आ रहा है? कुछ लोग 30 कह रहे थे, कुछ और कह रहे थे 84, कैसे आ रहा है? 78 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं जो लोग 78 कह रहे हैं। 78 न्यूटन इज द राइट आंसर। 78 न्यूटन। तो वर्टिकल की बात की थी, हॉरिजॉन्टल नहीं लेनी बेटा। सो जस्ट वर्टिकल की बात हो रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड की बात हो रही है, राइट लेफ्ट की बात नहीं हो रही। ओके बेटा, एक तो मैंने वर्कशीट दी हुई, सबने दे दी है सॉल्व करके? सबने सॉल्व करके दे दी है? बेटा दिया करे ना, खुद जरा सीरियस हो जाए। अब आप लोग, आप बच्चों की तरह कहना थोड़ी पढ़ना चाहिए अब। ये हो कि आप ओ लेवल में हो तो हाँ, कान पकड़ के बंदा कहता है कि हाँ बेटा जी करें काम। अब बड़े हो गए, खुद पता है कि काम करना है आपने। तो काइंडली बेटा, जिन्होंने नहीं दी हुई अभी सबमिट करवाएं। प्लस बेटा, टुमारो वी हैव अ पेपर, जिन पता है ना कहाँ तक है हमारा? मोमेंटम तक, यस। फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट्स, वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स और मोमेंटम। ठीक है, मैसेज आ गया ना सबको? जिनको मैसेज नहीं आया बेटा, अगर वो खुद देना चाहते हैं तो बेशक दे सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने देना है उन्होंने देना ही देना है, क्योंकि उनका लास्ट पेपर सही नहीं था, कुछ लोगों ने मिस भी किया हुआ था। तो काइंडली बेटा, जिन्होंने मिस किया तो उन्होंने देना ही देना है। और दूसरी बात है, जिनको मैसेज आ गया उन्होंने देना है, इसके अलावा खुद कोई देना चाहता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ज़रूर दे सकता है बेटा। ठीक है। और मंडे को बेटा वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक होगी बेटा बात? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें बेटा, अदरवाइज इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं। टेस्ट का टाइम जो है वो बेटा ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, जरा चेक कर लेना आप लोग। ओके बेटा, फिजिक्स वाले टेक लीव, केमिस्ट्री वाले जस्ट वेट फॉर मिनट, स्टार्ट इन अ मिनट बेटा।
ओके बेटा, वापस आ जाए जल्दी से। जल्दी से आ जाए बेटा, जल्दी से आ जाए। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जरा ध्यान से देखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट वाला टॉपिक तो बड़ा